जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, रोजाना की भांति अपनी राम सिंह यादव की पुस्तक को कंटिन्यू करते हुए हम लेकर आए हैं आप सभी के सामने 41वें पेपर के पूरे 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इससे पहले इसके हम 40 पेपर कंप्लीट कर चुके हैं और आगे भी ये सीरीज पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलने वाली है। तो रोजाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक समय पर पहुंचती रहे। साथ ही इन सब की PDF फाइल और अनेक प्रकार के नोट्स पाना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चनों की शुरुआत से पहले यदि आप हेराल्ड पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो और राम सिंह यादव की पिछले वर्ष की पुस्तक के पूरे 50 पेपर देखना चाहते हो तो वो हमारे द्वारा करवाए गए हैं, जिनकी प्ले लिस्टों का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। वहां से जाकर आप देख सकते हो या फिर सीधे चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट चेक कर सकते हो, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। तो आज का जीके का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने आ रहा है, क्योंकि पहले पार्ट में हम जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा उनसे संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट तथ्यों की भी चर्चा करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बैंकॉक की राजधानी है, किसकी राजधानी? श्रीलंका की, थाईलैंड की, लाहौस की या इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। थाईलैंड की बात करें तो थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफेद हाथियों का देश कहा जाता है। ध्यान रहे, यदि सफेद हाथियों का देश पूछा जाए तो ही उत्तर थाईलैंड होगा। यदि केवल हाथियों का देश पूछा जाए तो उसका उत्तर लाहौस होगा। और लाहौस की राजधानी क्या है? लाहौस की राजधानी है वियांगचान। ठीक है, क्या राजधानी है? वियांगचान इसकी राजधानी है। ठीक है, आप बोलोगे ऐसा नाम कैसे हो सकता है, पंडित चाइना से गया होगा। ठीक है, यहाँ पे श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्रीलंका की पहले राजधानी थी कोलंबो, परंतु अब क्या है? वर्तमान में श्री जयवर्धने कोटे श्रीलंका की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काला मोती के नाम से जाना जाता है, किससे जाना जाता है? पेले को, माराडोना, विनस विलियम्स या सेरेना विलियम्स? तो काला मोती के नाम से किसे जाना जाता है? पेले को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगटोक राजधानी, फिर से राजधानी का क्वेश्चन है परंतु इस बार राज्यों की राजधानी से संबंधित है। तो नागालैंड की राजधानी क्या होगी? नागालैंड की राजधानी है आपकी कोहिमा। क्या है? कोहिमा। सिक्किम की राजधानी क्या है? सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा कि गंगटोक किसकी राजधानी? सिक्किम की है। इसके अलावा गंगटोक को क्या कहा जाता है? झिलमिलाते सितारों का शहर कहा जाता है गंगटोक को। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय मुख्यतः पाई जाती है कहाँ पर? नदी के किनारे पर, उपजाऊ मैदानों में, पहाड़ी ढलानों में या इनमें से कोई नहीं? तो चाय आपके पहाड़ी ढलानों में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। और सर्वाधिक की बात करें तो वो असम और पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके मिलान करने से संबंधित है कि कौन सी जोड़ी गलत है? पारादीप उड़ीसा में बिल्कुल है, मंगलूर कर्नाटक में है, कांडला गुजरात में है, परंतु मीनाक्षी आंध्र प्रदेश में नहीं। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर आपके है मदुरई में। और मदुरई कहाँ स्थित है? मदुरई आपके तमिलनाडु में है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, ये जोड़ी गलत है। आंध्र प्रदेश न होकर क्या होता है? यहाँ पे तमिलनाडु होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? सांसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। उच्च सदन राज्यसभा होता है और निम्न सदन आपका लोकसभा होता है। ठीक है, राज्यसभा स्थायी सदन होता है जिसे भंग नहीं किया जा सकता, जबकि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, परंतु कब? जब प्रधानमंत्री अनुमोदन करे। तो ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर भंग कर सकता है, स्वविवेक से नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMA कहाँ स्थित है? दिल्ली, मुंबई, देहरादून या इनमें से कोई नहीं? तो IMA कहाँ स्थित है? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में स्थित है। तो उत्तराखंड की राजधानी क्या होगी? देहरादून। परंतु यदि पूछा जाए कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी कौन सी है तो वो गैरसैंण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगीचों का शहर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? बेंगलुरु, श्रीनगर, गुवाहाटी या शिलोंग? तो बगीचों का शहर किसे कहा जाता है? बगीचों का शहर आपके कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु को कहा जाता है। इसके अलावा सिलिकॉन वैली भी किसे कहा जाता है? बेंगलुरु को कहा जाता है। वैसे सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? केशवानंद भारती, महावीर स्वामी पार्श्वनाथ या इनमें से कोई नहीं? तो जैन धर्म के प्रवर्तक कौन है? महावीर स्वामी हैं, जो कौन से तीर्थंकर थे?
24वें तीर्थंकर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है, चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इस क्वेश्चन का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से राजधानी से संबंधित है। राजधानियों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो सभी राज्यों की राजधानियां और प्रमुख जो मोस्ट इंपोर्टेंट देश है उनकी राजधानियां आपके ध्यान में होना अति आवश्यक है। यहाँ पे दिया गया असम की राजधानी अगरतला किसकी राजधानी? अगरतला तो आपको पता है त्रिपुरा की राजधानी है। किसकी राजधानी? त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। कोहिमा अभी हम ऊपर वाले क्वेश्चन में बात करके आए, किसकी राजधानी? नागालैंड की राजधानी। शिलोंग आपके मेघालय की राजधानी। किसकी राजधानी? शिलोंग मेघालय की राजधानी शिलोंग है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। दिसपुर किसकी राजधानी? असम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा का केंद्र है? तारापुर, पुणे, मुंबई या नागपुर? तो महाराष्ट्र के तारापुर में केंद्र है किसका? परमाणु ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, संसद के ऊपरी सदन को क्या कहते हैं? अभी अभी हम चर्चा करके आए कि संसद के दो सदन होता है, एक ऊपरी सदन होता है, एक निम्न सदन होता है। ऊपरी सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है, ठीक है। और राज्यसभा क्या होता है? स्थायी सदन भी होता है। और यह स्थायी सदन होने के नाते इसका कोई कार्यकाल नहीं होता है, परंतु इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है, ठीक है। और प्रत्येक 2 वर्ष बाद कितने सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं? 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? हाँ, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। ऊपरी सदन को राज्यसभा कहते हैं। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। जो कि वर्तमान में कौन है? वर्तमान में जगदीप धनखड़ है। कौन है उपराष्ट्रपति? जगदीप धनखड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कौन अपने अंगों को फिर से उगा सकता है? मगरमच्छ, सर्प या छिपकली या इनमें से कोई नहीं? तो छिपकली अपने अंगों को फिर से उगा सकती है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और जीके का लास्ट क्वेश्चन है कि वीरता का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न या इनमें से कोई नहीं? तो यदि भारत का सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो वो भारत रत्न होगा, परंतु वीरता का या सैन्य सम्मान की बात करें तो वो परमवीर चक्र है। इसके अलावा खेल क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान की बात करें तो वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। पहले मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार का क्या नाम था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। तो ये थे आज के जीके के 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके आसानी से समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। अब हम बात करने वाले विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि थर्मामीटर में क्या चीज ताप को दर्शाती है? शीशा, पारा, चांदी या इनमें से कोई? तो ताप को दर्शाने के लिए थर्मामीटर में पारे का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। इनमें से कौन सा विद्युत का उत्पादक है? कौन सा होगा? जनरेटर, गैल्वेनोमीटर, एमीटर या इनमें से कोई नहीं? तो विद्युत का उत्पादक कौन सा होगा? इसमें जनरेटर होगा, जिसे डायनेमो भी कहा जाता है। और ये क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला भारतीय सैटेलाइट क्या है? एप्ले, पीएसएलवी, इनसेट या आईआरएस? तो कौन सा होगा? एप्पल होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। WBC का फुल फॉर्म क्या होता है? श्वेत रक्त कोशिका, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड कर्पुलेसेस। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। WBC का क्या कार्य होता है? WBC का कार्य होता है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और रोगों से लड़ना। निम्न पदार्थों में से सबसे कठोर पदार्थ कौन सा? एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट या पीतल? तो प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ होता है आपका हीरा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। जो किसका अपर रूप होता है? कार्बन का अपर रूप होता है। और कांच को काटने के लिए भी किसका यूज किया जाता है? हीरे का प्रयोग किया जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? लॉरेंस, रोनाल्ड, फ्लेमिंग या इनमें से कोई नहीं? तो पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। शरीर का कौन सा अंग पोलियो से प्रभावित होता है? नेत्र, तंत्रिका तंत्र, त्वचा या नाखून? तो पोलियो से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। और पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? पीलिया से आपका यकृत प्रभावित होता है। यकृत या जिसे हम लीवर बोलते हैं। पौधों और जीवों में मुख्य अंतर क्या है? ये आप जानते हो क्या होते हैं? श्वास हम भी लेते हैं, पौधे भी लेते हैं, पाचन हम भी करते हैं और पौधे भी करते हैं। आप ये अंतर मत कर देना, ठीक है। वंशवृद्धि केवल आपके लिए आप ही नहीं करते हो, पौधे भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलना फिरना, हम चल फिर सकते हैं परंतु पौधे नहीं चल सकते।
वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी है? 80, 20, 25 या इनमें से कोई नहीं। तो वायु में नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78% एक्चुअली, जो कि इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। जलाने में सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या इनमें से कोई नहीं। तो जलाने में सहायक होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम आग नहीं लगा सकते। जंगल की संपदा को हमें क्या करना चाहिए? जला देना चाहिए? नहीं जलाना चाहिए। उद्योग के काम में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उद्योग के काम में दो ऑप्शन एक जैसे, बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। निम्न का नाम बर्थ कैनाल दिया गया, किसका नाम दिया गया? वेजाइना, यूटेरस, यूरेथ्रा या इनमें से कोई नहीं। यूटेरियस तो आपके गर्भाशय का नाम है, यहाँ पे वेजाइना होगा बर्थ कैनाल का नाम। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। निम्न में से कौन सा घटक रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव डालता है? क्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थों की गाढ़ता पर, अनुघटक की उपस्थिति या तापमान। तो सभी डालते हैं रासायनिक क्रिया की गति पर प्रभाव। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाने वाले उत्तक को क्या कहते हैं? ग्राउंड तंतु, स्केलर, काइम, कैम्बियम या इनमें से कोई नहीं। तो जाइलम और फ्लोएम के बीच में पाए जाने वाले उत्तक को कैम्बियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और साइंस का लास्ट क्वेश्चन, ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस के कारण होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 जिसे मीथेन बोलते हैं, CFC या फ्रियोन। तो CFC और फ्रियोन क्या होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे फ्रियोन भी कहते हैं, ठीक है। ये क्या करती है? ये ओजोन को नष्ट करने का कार्य करती है, ठीक है। ओजोन के लिए हानिकारक गैस है ये, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ग्रीन हाउस प्रभाव होता है। तो ये थे आपके साइंस के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चर्चा करेंगे गणित के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर एक गुणनखंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया गया? x क्यूब माइनस 27। तो 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब। तो x क्यूब माइनस 3 क्यूब, ये क्या हो गया? a क्यूब, ये हो गया b क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब क्या होता है? a माइनस के b, फिर हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस के ab, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x माइनस 3, a माइनस b का मतलब हो जाएगा x माइनस के 3, फिर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, x का स्क्वायर, b स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 प्लस ab 3x। तो x माइनस 3x स्क्वायर 9 प्लस 3x किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या के व्युत्क्रम का योग 7/24 है। यदि पहली संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग का सूत्र क्या होता है? योग बटा गुणनफल, ठीक है। तो योग बटे गुणनफल बराबर दिया गया 7/24। हो सकता है ये संख्या बड़ी भी हो क्योंकि काट कर छोटा किया गया हो। तो यहाँ पे दिया गया योग दिया गया 7 के बराबर, और एक संख्या 6 है। तो वैसे देखिए दूसरी संख्या कितनी आनी चाहिए? 1 आनी चाहिए, परंतु 1 नहीं होगी। 6 और 1 को यदि हम गुणा करेंगे 6 एकम 6 ही होगा, परंतु गुणनफल कितना आना चाहिए? 24 आना चाहिए। तो ये संख्याएं क्या होगी? 7/24 के किसी गुणनफल के रूप में होगी, ठीक है। तो 7/24 को यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ऊपर नीचे दोनों और 2 से गुणा करके देख लेते। तो 14/24 दूने 48। एक ही तरीका, 2 से काट लेंगे, फिर से 7 आ जाएगा, फिर से 48 आ जाएगा। अब हम देखते हैं, एक संख्या 6 है, योग 14 है, तो दूसरी क्या हो जाएगी? 14 में से 6 घटाएंगे 8। 8 और 6 का गुणनफल कितना आ रहा? 48 आ रहा। तो बिल्कुल वह संख्या 6 और 8 होगी। तो एक तो 6 हो गई, दूसरी 8 होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 का स्क्वायर है। 26 का स्क्वायर हमें पता है 676 है। ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि हमें निकालना होगा तो कैसे निकालना होगा? 26 दिए गए, 6 का स्क्वायर 36, 2 का स्क्वायर 4, 6 दूने 12 और 12 दूने कितने होते हैं? 24। अब एक एक अंक उठाना, 6 उठा लिया, 3 बच गया, इसमें जोड़ दो। 24 और 3 27, 27 में से 7 उठा लिए, 2 बचे, इसमें जोड़ दो, 4 और 2 6, 676 आ रहे हैं। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। एक मोटरसाइकिल 7,840 रुपये में खरीदी गई तथा 7% लाभ पर बेची गई, उसका विक्रय मूल्य क्या था? तो क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100% होता है। 100% क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। और 7% लाभ हो गया तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे, मतलब 107% विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब आपका क्रय मूल्य दिया गया 7,840, जो कि कितना? 100% है। हमें ज्ञात करना विक्रय मूल्य कितना निकाला?
107%। तो 107 बट्टे क्या करना 100, 0 से 0 काट देंगे। 784 को 107 से गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 83,888। और नीचे भाग में क्या बच गया, सॉरी 888, भाग में 10 बच गया तो एक छोड़कर दशमलव लगा देंगे। तो 8388.8 किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इसका विक्रय मूल्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 संख्याओं का औसत 21 है। यदि सभी संख्याओं को 8 से गुणा किया जाए तो औसत में क्या प्राप्त औसत क्या होगा। तो आपको बताया गया कि जब प्रत्येक संख्या में बराबर परिवर्तन किया जाता, चाहे सभी में जोड़ो, सभी में घटाओ, सभी में गुणा करो, सभी में भाग दो, जब बराबर होगा तो औसत में वही परिवर्तन होगा। जैसे सभी को 8 से गुणा किया तो औसत को भी 8 से गुणा कर दो। 21 × 8 कितने हो जाएंगे, 168। तो नया औसत क्या होगा, 168 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविड ने एक बैंक से 6,000 रुपये 3 वर्ष के लिए कर्ज लिया। 12% वार्षिक दर से साधारण ब्याज अदा करना पड़ा। 3 साल के बाद उसे कितनी राशि देनी पड़ी। अभी अभी आपको एक क्वेश्चन बताया था जिसमें बताया था क्रय मूल्य 100% होता है। जिस प्रकार क्रय मूल्य 100% होता है उसी प्रकार ब्याज के क्वेश्चन में यदि हम बात करें तो मूलधन 100% होता है। ठीक है। और साधारण ब्याज कितना होता है, ब्याज कितने प्रतिशत होता है, ब्याज होता है आपका समय और दर के गुणनफल के बराबर। समय दिया गया 3 वर्ष और दर दी गई 12%, तो ब्याज कितना हो जाएगा 12 × 3, अर्थात हम कह सकते 36%। तो मिश्र धन कितना हो जाएगा भाई, 100 रुपये क्रय मूल्य है और 36 रुपये ब्याज है, तो मिश्र धन चुकाने कितने पड़ेंगे। हमें पूछा क्या, हमसे केवल ब्याज ही पूछा है। यदि कुल चुकाना पूछता तो हम इसका मिश्र धन निकाल देते, 136% निकाल देते, परंतु केवल ब्याज पूछा है तो ब्याज कितना हो जाएगा 3600 रुपये, 36% हो जाएगा। तो 6,000 का 36% कितना हो जाएगा 36/100। एक तो ये नियम है और दूसरा आप सूत्र से कर सकते हो कि समय इंटू मूलधन इंटू दर बटा 100। 2 0 से 2 0 काट देंगे, 36 को 6 से गुणा करेंगे 216 और 1 0 लगा दिया, 2160 रुपये चुकाने पड़ेंगे ब्याज के रूप में। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। केवल ब्याज की राशि पूछी, यदि कुल चुकाना पड़ता तो हम इसका क्या करते हैं, मिश्र धन निकालते। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भिन्न की जोड़ दी गई है और आपको जोड़ करनी है। जोड़ करनी आपको आती होगी, नहीं आती है तो आज सीखते हैं। ठीक है। 5/7 13/21 3/4 है, हमें जोड़ना है। किस प्रकार जोड़ेंगे, हम लेंगे इनका एलसीएम 7, 21 और 4 का। 7 आ गया, 21 आ गया और क्या आ गया 4 आ गया। एलसीएम लेना। ठीक है। सर्वप्रथम किसका भाग देंगे, 7 का ही दे लेते हैं। 7 में 1 बार जाएगा, 21 में 3 बार जाएगा और 4 में नहीं जाएगा। अब भाग देने का कोई फायदा नहीं, सीधा गुणा करवा दो। 4 × 12 और 12 × 7 = 84। तो इनका एलसीएम आ गया 84, एलसीएम है 84। ठीक है। अब भाग देंगे, 7 का भाग 84 में कितनी बार जाएगा, 12 × 7 = 84, 12 बार, और 12 को 5 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 × 5 = 60, प्लस आगे 21 दिया गया, 21 का भाग 84 में 4 बार जाएगा और 13 × 4 = 52। फिर आगे 4 दिया गया, 4 का भाग 84 में 21 बार जाएगा, 21 × 3 = 63। इन्हें जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 63 और 52 कितने होंगे 135, 5 3 2 और 2 5 6 और 5 11 कितने आएंगे 115 आएंगे, सॉरी 115 और 60 कितने हो जाएंगे 175। 175/84 इसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 25% को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलना, 100 का भाग दे दो 25/100। ठीक है। 25 × 25, 25 × 4 = 100, 1/4 राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्यूबाइड का आयतन क्या होगा। क्यूबाइड क्या होता है, क्यूब घन को कहते हैं, क्यूबाइड घनाभ को कहते हैं, और घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू ऊंचाई इंटू चौड़ाई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। यहाँ पे लंबाई स्क्वायर, ऊंचाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर, इनका रूट ये किसका होता है, घनाभ के विकर्ण का सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर a/2 का मान क्या होगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, और /2, तो क्या हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक त्रिभुज एबीसी में कोण ए 30 डिग्री का, कोण बी 90 डिग्री का, तो कोण सी आपको ज्ञात करना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। 3 में से 2 कितने हो गए, 90 और 30 120 के हो गए, तो तीसरा कितना बच जाएगा, 60 डिग्री का बच जाएगा, घटाएंगे तो। ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1, cot 45 का भी 1 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? देखिए, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, क्योंकि जीरो के बारे में हमने पढ़ा है कि न तो सम होती है न विषम होती। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो वो 2 होती है, क्योंकि एक न तो सम होती है और न ही विषम होती है। यदि पूछा जाए एकमात्र सम अभाज्य संख्या तो वो भी 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2/3 का दशमलव रूप क्या है? 2 में 3 का भाग देना कितनी बार जाएगा? ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, 0 उतारेंगे, 6 3 18, फिर से 2 शेष पर बचेंगे, 6 3 18, यानी 6 6 6 6 कंटिन्यू आता रहेगा। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। वैसे इसका ज़्यादा सही होता 0.6 का बार दिया हुआ होता ना, तो ये ज़्यादा सही होता, क्योंकि ये कंटिन्यू आता रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और गणित का लास्ट क्वेश्चन, रमेश एक रेडियो 500 रुपये में खरीद कर 250 रुपये में बेचता, तो निश्चित है उसे हानि हो रही, और हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना। कितने रुपए की हानि हुई? 500 में खरीदा और 250 में बेच दिया, तो 250 की हानि होगी निश्चित है। और लाभ और हानि हमेशा किस पर होता है? क्रय मूल्य पर होता है, न कि विक्रय मूल्य पर। क्रय मूल्य कितना दिया गया? 500। इसीलिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत का सूत्र क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, या फिर हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 25 में 5 का भाग 5 बार जाएगा, 0 उतार दिया, 50% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो ये थे आपके गणित के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम 5 रीजनिंग के प्रश्नों की बात करेंगे। पहले प्रश्न में एक सीरीज दी गई है और आगे की संख्या आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, सीरीज क्या दी गई है? 100 दिया गया, फिर 98 2 घटा दिए, फिर 95 3 घटा दिए, फिर 91 दिया गया, 95 में से 4 घटाए, तो 91 पहले 2 घटाया, 3 घटाया, 4 घटाया, 5 घटाएंगे, 91 में से 5 घटाएंगे, 86। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 शब्द दिए गए हैं, पहले 2 शब्द किसी न किसी रूप से संबंधित है, तो तीसरे शब्द में ही हमें वही संबंध देखना है। यदि गाय के लिए बछड़ा, ठीक है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहते हैं, तो भेड़ के लिए क्या हो? भेड़ का बच्चा मेमना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा यहाँ पे। आगे एक शब्द दिया गया संडे है, उसे किसी सांकेतिक भाषा में लिखा गया, तो आगे के शब्द को आपको सांकेतिक भाषा में लिखना। किस प्रकार लिखा? SUNDAY, इसे लिखा YADNUS, मतलब उल्टा लिख दिया, YADNUS, विपरीत से शुरू करके लिख दिया। तो आगे शब्द दिया गया CREATION, तो इसे लिखेंगे NOITAERC। ठीक है, तो NOI किस ऑप्शन में दिया गया? केवल एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, N से। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शब्द देकर आगे 4 अन्य शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक शब्द को अक्षरों द्वारा नहीं लिखा जा सकता, वह शब्द पहचान। यानी ये एक शब्द दिया गया, इसके अक्षरों से सभी लिखे गए, परंतु एक नहीं लिखा जा सकता, वो कौन सा है? पहला दिया गया TEAR, देखिए इसमें T है, E है, A भी है, R भी है, तो यह तो लिखा जा सकता। आगे दिया गया NECK, तो इसमें N है, E है, अभी हमने देखा, C भी है, परंतु इस पूरे शब्द में K नहीं है कहीं पर भी, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, ये इससे नहीं लिखा जा सकता। फिर MEAT भी है, AM भी हमने देखा, GAM, इसमें G भी है, A भी है, M भी है, E भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दिशा दूरी का क्वेश्चन है। एक दिन सूर्योदय के तत्काल बाद गंगाधर एक खंबे के सामने खड़ा, ठीक है, खंबे की छाया उसके ठीक दाईं ओर पड़ रही। आपको दिशाओं का पता है कि ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये पूरब है और ये पश्चिम है। अब ये क्या बोल रहा है कि सूर्योदय के समय, तो सूर्योदय किस दिशा में? पूरब में होता है, तो यहाँ पे मान लो एक खंबा है, ये खंबा हो गया, तो इसकी छाया किधर होगी? पश्चिम में होगी। और ये बोल रहा है कि ये छाया है जो कि इसके क्या है? इसके दाईं ओर पड़ रही है, तो इधर इसका दायां होगा और इधर बायां होगा। यदि उत्तर में मुख होता तो ये दायां होता, ये बायां होता, तो इसका मुख किस दिशा में? इस दिशा में, तो इस दिशा में इसका मुख हो गया दक्षिण दिशा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा यहाँ पे। तो ये थे आज के पूरे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आशा है आपके समझ में आए होंगे और आपको अच्छे भी लगे होंगे। तो ये आपके आंसर की है, यहाँ से आप मिलान कर सकते हो। और ये सीरीज आपकी पार्ट दर पार्ट कंटिन्यू चलेगी। इसके 41 पेपर कंप्लीट हो चुके हैं, अब 9 पेपर बचे हैं आपके, ठीक है, वह भी हो जाएंगे। उसके बाद में हम किसी फिक्स शेड्यूल से काम करने वाले हैं और आपके लिए आगे क्या लेकर आए ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा कि आप क्या पढ़ना अधिक पसंद करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि आपके एक एक लाइक और एक एक सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और उसी के आधार पर हम आगे वीडियो बनाते रहते हैं। ठीक है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए और अपना आकलन करते रहिए।